हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस सीडीपी और सीटेट के लिए। आज हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, जो कि लर्निंग के बाद आता है। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की खासियत, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। अगर हम अपनी इंटरेस्टिंग बात करें कि ये हमारे अंदर ये इंटेलिजेंस आती कहाँ से है, अगर छोटा सा इसका क्विक रिव्यू देखा जाए तो जैसे एज ए ह्यूमन बॉडी के पास दो बॉडीज होती हैं। एक तो मैक्रो बॉडी जिसे हम देख सकते हैं, या इसे हिंदी में स्थूल शरीर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि ये शरीर हम देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमें, या अपने आप को भी आप इसे छू सकते हैं, अपनी 5 सेंसेस से पता कर सकते हैं। ये होता है स्थूल बॉडी। दूसरी होती है माइक्रो बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर। ऐसा शरीर जिसे आप नहीं देख सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार, एक मानव शरीर को दो बॉडीज में विभाजित किया गया है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप देख रहे हैं, जिससे हम अपनी 5 सेंसेस ज्ञानेंद्रियों का यूज़ कर सकते हैं, है ना। बोन्स से, मसल्स से, ब्लड से ही सब जो शरीर बना हुआ है वो स्थूल शरीर है, यानी माइक्रो बॉडी है। माइक्रो बॉडी वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी होती है। ये हमारी इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है। इंडियन फिलॉसफी में इस माइक्रो बॉडी के 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं: मन, बुद्धि, अहंकार। मन मतलब माइंड, बुद्धि को वो कहते हैं इंटेलिजेंस, और अहंकार दैट इज ईगो। तो हमारी जो बॉडी है, माइक्रो बॉडी, उसके 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं: मन, बुद्धि, अहंकार। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी में बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि बुद्धि हमारे मानव शरीर का एक कंपोनेंट है, और जो पूरी बॉडी है उसके बाद जो मेन मालिक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का मेन मालिक, जो माइक्रो बॉडी और जो मैक्रो यानी कि स्थूल शरीर, और माइक्रो बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर, दोनों को कंट्रोल करता है, उसे बताया गया है आत्मा, दैट इज सोल। तो सोल यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार ये सब हम स्वयं होते हैं। इसमें हम अपनी ये जो बॉडी हम देख रहे हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जो बॉडी हमें नहीं दिख रही है, जो कि 3 कंपोनेंट से बनी हुई है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। इसमें जो कंपोनेंट आता है इंटेलिजेंस, उसे हम उसी के बारे में हम आज जानेंगे। जो इंडियन फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्रों से आई हुई है, जिसे जो भारतीय संत महापुरुष हैं, उन्होंने इस प्रकार से इस चीज़ को, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को एक्सप्लेन किया हुआ है। वास्तव में है तो बहुत ही रोचक, और इसे कई ऐसे दार्शनिकों ने महसूस भी किया है, अपनाया भी है, परंतु चूंकि वैज्ञानिक हर चीज़ का प्रमाण भौतिक रूप से देखते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जैसे कि हम आत्मा को देख नहीं सकते, हम आत्मा वो हर चीज़ का प्रमाण भौतिक रूप से देखना चाहते हैं, तो आत्मा को देख नहीं सकते हमको,
तो पता नहीं है ये आत्मा कैसी होती है, तो इसके आधार पे हम इस बुद्धि को भी नहीं देख सकते। और ये जो मतलब कि फॉरेन या कह सकते हैं, हाँ भाई, जो विदेशी जितने भी फिलोसफर्स थे वो इस बुद्धि को मतलब कि आज की मनोवैज्ञानिक इस बुद्धि को नहीं ढूंढ पाएगी हमारे शरीर, हमारे मन मस्तिष्क के किस भाग में ये बुद्धि रहती है। तो इस विषय पर उन्होंने ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बुद्धि जो भी है तो है ना, है तो है। कहाँ है, किस तरफ पाई जाती है, ये उन्होंने नहीं बता पाए, लेकिन बुद्धि है तो है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस तो है। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है इंडियन फिलॉसफी को समझना, क्योंकि उन्होंने इस बुद्धि को बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में समझाया है कि बुद्धि हमारे कौन से शरीर का कंपोनेंट है। उसके बाद बुद्धि हमारे किन किन चीज़ों को प्रभाव डालती है, यानी कि बुद्धि से क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो बुद्धि से हम चिंतन कर सकते हैं, बुद्धि से ही हमारा चिंतन संभव हो पाता है, थिंकिंग। बुद्धि से ही हम चिंतन कर पाते हैं, बुद्धि से ही हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रॉब्लम को हल करने की एबिलिटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है। ये बुद्धि के कारण ही हो सकता है। हम ऐसे नहीं सोच सकते। आप सोचते हैं जैसे मन मतलब नीड्स, मन कहने का मतलब है वो इंद्रियों का मालिक होता है। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, इंडियन दर्शन के अकॉर्डिंग मन को हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनका मालिक माना गया है। और मालिक का मतलब होता है कि वो रेगुलेट करता है हमारी 5 सेंसेस को, आँख नाक, है ना, आँख नाक कान त्वचा, जो भी हमारी 5 सेंसेस उनको रेगुलेट करता है, यानी उनको कंट्रोल करता है। तो जो मन है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ईगो हमारे अंदर भी जो है वो बस ईगो रहता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर बोल रही हूँ, तो ये मेरा ईगो है कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैं अच्छे से समझा सकूँ या मैं ये काम कर सकूँ, इसे कहते हैं ईगो। और ईगो ये भी हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही पार्टिसिपेट करेगा और वो है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के थ्रू, यानी बुद्धि, इसमें विवेक आता है, इसको हम विवेक शब्द भी बोलते हैं। विवेक कहते हैं ना, थोड़ा सा विवेक लगाओ विवेक है ना, बुद्धि विवेक लगाओ, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आती। उसके बाद शब्द है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ वो करता है मल्टी डायमेंशनल। पहली बात तो हमारा बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि वो एक ही समय में कई विषयों पर चिंतन कर सकती है, एक ही विषय में कई काम कर सकती है, तो हमारी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हैं कि कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए, इस मल्टी डायमेंशनल को समझाने के लिए बेटर होगा। तो यानी हमारी माइंड भी मल्टी डायमेंशनल होती है। जैसे आप सब भी मल्टी डायमेंशनल हो, आप लिख रहे हो, उसी को लिखते समय भी जैसे आप मेरी बात से भी सुन रहे हो और दिमाग से लिख भी रहे होगे कि हाँ ये थिंकिंग है, हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हाँ ये मल्टी डायमेंशनल, ये 3 फैक्टर्स होते हैं लर्निंग के, विवेक के। तो आप भी इस मल्टी डायमेंशनल को समझ रहे हो कि मल्टी डायमेंशनल हमारी बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है। मल्टीटास्किंग है, एक समय में कई तरीके के काम करने की कोशिश करते, इधर से कुछ पंखा भी चला रहे हैं, इधर से हम कुछ लिख भी रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि आप एक समय पे कई तरीके के काम करते हो, आप एक समय में कई तरीके के चिंतन कर सकते हो। अरे अभी उधर लेकर जाना है इसको, अभी ये भी काम करना है, अभी ये वाला काम करना है, अभी ये वाला काम करना है, एक तरह पे कई विषयों पर आप चिंतन कर लेते हो। मल्टीटास्किंग काम यानी मल्टी डायमेंशनल, कई बहुआयामी है। आपके इंटरेस्ट डाइवर्टेड हो सकते, आपके इंटरेस्ट डाइवर्स हो सकते हैं, कई सारे आपके डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट हो सकते होंगे, और उसमें आप बुद्धि लगा करके उन इंटरेस्ट में अपना वर्क परफॉर्म करते हो। जैसे आर्ट का वर्क परफॉर्म करते हो, साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो, साथ ही साथ आप कुछ क्रिएटिव वर्क में परफॉर्म करते हो, आप
डीलिंग वर्क में इंटरेस्ट रखते होगे, आप कोई मैकेनिक वर्क में इंटरेस्ट रखते हो, ऐसे कई डिफरेंट टाइप के वर्क्स हो सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल हमारा माइंड होता है। अब आता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी भी एक मेजर रोल प्ले करता है, हम माने चाहे ना माने, लेकिन हेरिडिटी भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर किसी, कहते नहीं कि आइंस्टाइन के खानदान से लगता है ये तो आइंस्टाइन के खानदान से लगने का क्या मतलब है कि हम इस बात पर इम्पोर्टेंस मानते हैं, यार इनके दादा आइंस्टाइन थे, ऐसा कभी कभी हम लोग किसी को मजाक में बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाते हैं, वो गुण हमारी बौद्धिक क्षमता में भी आ जाते हैं। तो उन्होंने आनुवांशिकता का भी एक प्रभाव डाला, ऐसा माना जाता है, और ऐसा कई बार देखा भी गया है कि हेरिडिटी फैक्टर इफेक्ट करता है किसी भी क्वालिटी में। लेकिन हेरिडिटी से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर देखा गया है वो देखा गया इन्वायरमेंट। हेरिडिटी फैक्टर है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये 1 एरो है तो ये डबल एरो होता है, यानी कि इन्वायरमेंट जो फैक्टर होता है वो हेरिडिटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंटेलिजेंस के डेवलप करने में। अगर कोई हेल्दी बॉडी है, और हेल्दी बॉडी का मतलब उसका माइंड स्वस्थ है, उसका माइंड स्वस्थ है, इंटेलिजेंस प्रॉपर वे में चला सकता है, तो उस समय ब्रेन स्वस्थ है, तो उस समय वो इन्वायरमेंट, उसमें उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो वैसा प्रोसेस करेगा। अगर उसका इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएट नहीं है, किसी चीज़ को ज़्यादा उत्सुक जानने में क्रिएट नहीं होगा, तो ये भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसका भी मन नहीं करेगा बहुत कुछ जानने का। यानी कि इन्वायरमेंट फैक्टर इफेक्ट करता है। अगर किसी को बचपन में किसी चीज़ की हम कहते नहीं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो हेरिडिटी फैक्टर नहीं है, वो भी इन्वायरमेंट फैक्टर है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ का जो आचरण होता है बच्चे पर चढ़ जाता है। अगर माँ अच्छा आचरण रखती है, अच्छे से बात करती है, टेंशन नहीं लेती है, स्वस्थ रहती है और प्रसन्न रहती है, तो जब बच्चा बेबी होता है तो उस बेबी के अंदर नेचुरली ये गुण देखने को मिलता है कि बच्चा हमारा जो भी मुस्कुराता है, ज़्यादातर मुस्कुराता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट नहीं होती है उसके अंदर, चिड़चिड़ापन नहीं आता है। हाल ही में देखा गया कि एक एग्जाम्पल लिया गया, हाल ही में देखा गया कि एक माँ ने 9 महीने के अपने 9 महीने के टाइम पीरियड में श्रीमद् भागवतम की 18,000 जो भी श्लोक है उसको उन्होंने पाठ किया था, और वो भी श्रद्धा से, पूरे श्रद्धा से। तो देखा गया जो उनका बेबी है, जो उनका बेबी जन्म लिया, तो उनके बेबी के जन्म के बाद उनको जो इन्वायरमेंट मिला, प्लस क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अगर 18,000 श्लोक पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि उनका इन्वायरमेंट अवश्य भक्ति भाव का रहा होगा। तो भक्ति भाव के इन्वायरमेंट में देखा गया कि उनका जो बेबी है वो बेबी भी उसी इन्वायरमेंट को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट कर ले। हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने पढ़ाई की लाइफ में रहते हैं या टेंशन की लाइफ में रहते हैं, या ऐसे नॉर्मल लाइफ में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा हम लोग उस भक्ति भाव में ऐड नहीं होते हैं, नॉर्मल चलते हैं। लेकिन उस बच्चे के अंदर ये बचपन से ऐसी इंटरेस्ट देखा गया कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मान लीजिए अगर उनके माता पिता का इंटरेस्ट नहीं भी होगा किसी तरीके के भक्ति भाव के एक वर्क को परफॉर्म करने की, तो बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट देखा गया। अब बच्चे का नाम डिस्क्लोज क्या करूं, पर हाँ, आपने भक्त भागवत नाम का एक बच्चा सुना होगा, यूट्यूब पे बहुत फेमस है। तो उसमें वहाँ पे देखा गया कि वो एक एग्जाम्पल है इन्वायरमेंट का, ना कि हेरिडिटी का। हेरिडिटी मतलब होता है कि जेनेटिक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, बट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि माँ का इन्वायरमेंट, माँ ने बच्चे को गर्भ से लेकर के जन्म और जन्म के बाद के बाल्यावस्था में जो इन्वायरमेंट दिया है उससे बच्चे के आचरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी बुद्धि तो बिल्कुल प्रभावित होती आती है। उसके बाद आता है अनुकूलन को कहते हैं एडाप्टेशन हमारा बहुत सुंदर गुण है, यानी कि हमारी बुद्धि का बहुत अच्छा गुण होता है एडाप्टेशन।
अगर हमारे अंदर अडेप्टेशन ना हो तो हमारे लिए सब मुश्किल हो जाए, हमारे लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाए, हमारे लिए चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना। हमारे साथ क्या हमेशा हमारे लाइक इवेंट्स रहते हैं, मतलब हमें हमेशा अच्छा ही अच्छा लगता है? नहीं, हमारे साथ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन हम अपने आप को विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ढालते हैं, अनुकूलन करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं। या ये कौन सिखाता है? ये हमें बुद्धि सिखाती है, यानी ये बुद्धि का कंपोनेंट होता है। हमें अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं। हमारा इन्वायरमेंट पढ़ा, जैसे हम आप इस समय आप क्लास सुन रहे हो, तो इसका मतलब है आप इस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल चुके हो। और इस इन्वायरमेंट में जब अपने आप को ढाल चुके हो तो आपको पता है कि इस समय मुझे इंटेलिजेंस सीखना है, कि इंटेलिजेंस क्या होता है, एक बच्चे के लेवल पे इंटेलिजेंस क्या होती है उस बच्चे की, और उस इंटेलिजेंस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप इस चीज़ को सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपने अपना माइंड सबसे हटा करके इस सीटेट के लिए, इस सीडीपी के लिए आपने ये इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लिया है। यानी कि ये आपने आपका ये जो कि अनुकूलन है, ये किसने दिया? बुद्धि ने दिया। उसके बाद आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी और परिवर्तनशीलता, यानी कि चेंजेबल, और एक होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटी। सेट ऑफ चेंजेबल मतलब क्या होता है? चेंजेबल मतलब परिवर्तनशील। परिवर्तनशील क्या होता है? बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है वो परिवर्तनशील है? नहीं। बुद्धि परिवर्तनशील होने का मतलब ये है कि हम जिस जिस मैनर में चल रहे होते हैं, हम हमेशा उसमें चेंजेबल रहते हैं, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, हम रिजिड नहीं रहते। ये इंटेलिजेंस का गुण होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इंटेलिजेंस का गुण होता है, रिजिडिटी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आज आप हमें इसको आज आप पढ़ रहे हो, उसके बाद मान लीजिए 5 मिनट बाद आपको कहीं जाना पड़ जाए, और आपने सोचा कि हम 5 मिनट बाद नहीं जाएंगे, हम कहीं कुछ पढ़ेंगे, और आपने बिल्कुल रिजिड होकर सोचा था कि नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ कि नहीं आपको 5 मिनट बाद जाना ही पड़ेगा, बहुत ही अर्जेंट है। अब आप फ्लेक्सिबल हो गए, अरे अब जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी का जो आपके अंदर गुण है, ये चेंजेबल का गुण है, ये बुद्धि देती है कि आप बुद्धि सोचवाती है कि अगर नहीं जाएंगे तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा, जाना ज़रूरी है इसलिए जाना पड़ेगा। तो ये जो सोचा अपने नियम में उसने चेंज लाया, ये कौन लाता है? चेंजेबल, यानी बुद्धि लाती है। आपके अंदर जो नियमों के अंदर जो चेंजमेंट आती है वो भी बुद्धि लाती है। अच्छा, एक और भी खास बात है, हमारा मन क्या करता है? हमारा मन जो उसको अच्छा लगता है वो करवाता है। तो हमारा मन भी तो एक तरीके से चेंजेबल का गुण लाता है, लेकिन हमारा मन इस तरह से नहीं ला पाता है। हमारा मन चेंज का गुण नहीं लाता है, हमारा मन चेंज का गुण लगवा देता है। मतलब हमारे मन को अच्छा लग रहा है कोई फिल्म देखना, और उसमें बड़ा मन लग रहा है, और हमें अभी पढ़ना भी है, हमें मान लीजिए ये क्लास लेनी भी है, तो उस समय आपका मन क्या करेगा? आपका मन आपकी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करेगा कि नहीं चलो 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 पढ़ने चलना है। जब आप पढ़ने के लिए तो आपका माइंड ने, आपके मन ने आपको इंटेलिजेंस को कहा कि नहीं चलो चलो हमें पढ़ने तो चलना ही पड़ेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा। उस समय उस कंडीशन में आपके मन ने आपकी इंटेलिजेंस को इफेक्ट मारा, और जब आपके इंटेलिजेंस को लगा कि हाँ हाँ हम बाद में भी कर सकते हैं, ये पढ़ लेंगे कुछ सीखने को मिलेगा, आपके इंटेलिजेंस को मना लिया, आपका इंटेलिजेंस चेंजेबल नेचर होने की वजह से गया काम से, और अब आप मूवी देखने में आनंद लीजिए। तो उसके बाद आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। हमारा माइंड कई तरीके की जटिल जटिल समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी होती हैं। उसके अंदर कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। हमारा मन कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है। तो हमारा ये इंटेलिजेंस की सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, सेट मतलब समूह, जटिलताओं का समूह। हमारे इंटेलिजेंस जटिलताओं के जो समूह, कई तरीके की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का
समूह होता है। इसका मतलब कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आएंगे तो उसको हैंडल कर सकता है। कई तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी परफॉर्मेंस जो आती है बुद्धि की आती है, माइंड की नहीं आती। तो हमारे लिए इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट है आगे हम देखेंगे आईक्यू टेस्ट के बारे में।